कवर करा दूंगी, या ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो 1.25 घंटा या 1.5 घंटा, वैसे मैं 1 घंटे में कवर करा दूंगी। ठीक है, चले हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम शुरू कर रहे हैं ब्लड फिजियोलॉजी। सो आप सबको पता है, हमें भी पता है कि जो ब्लड है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं मेजर। ठीक है, उसमें एक होता है ब्लड सेल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो जो ब्लड सेल्स होते हैं हमारे पास, वो रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं उनको। ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, और ये टी और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास प्लेटलेट्स होंगे। ठीक है, ये है हमारे ब्लड सेल्स। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो है कि जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, कि ये ब्लड सेल्स बनते कैसे हैं। तो जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स जो है वो एक सेल से शुरू होती है, वो है हमारा प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल का मतलब ये होता है कि प्लूरिपोटेंट है, मतलब मल्टीपोटेंट, कि इसके पास पोटेंशियल है कि ये आगे जाके डिफरेंट किस्म के, मल्टीपल किस्म के स्पेसिफिक सेल्स बना सकता है। ठीक है, हिमेटोपोएटिक, हिमेट का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, और पोएटिक मतलब रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूसिंग। ठीक है, स्टेम सेल है। स्टेम सेल का मतलब ये होता है हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं ना, जैसे अब हम, आप लोगों ने एम्ब्रियो में पढ़ा होगा कि एक सेल होता है, जैसे कि एग है, स्पर्म है, दोनों मिलते हैं। ठीक है, और आगे मोरूला बनता है, फिर वो आगे ऐसे सारे डिवीजन्स होती जाती हैं। तो ये जो सारे सेल्स होते हैं ना, ये स्टेम सेल्स होते हैं। मतलब ये कि इनके अंदर पोटेंशियल होता है, ये आगे जाके कोई भी सेल बना सकते हैं स्पेसिफिक किस्म का। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक किस्म के सेल्स होते हैं, ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्किन है, हमारी आईज हैं, हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब एक दूसरे से, उनके सेल्स एक दूसरे से नहीं मिलते, वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आता है। तो मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ वो ये, अच्छा, ये जो प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, मतलब इसके पास पोटेंशियल है कि ये जो ब्लड सेल्स हैं, मल्टीपल किस्म के ब्लड सेल्स, उनको बनाने का ये पोटेंशियल रखता है। ठीक है, सो अगला हम कॉन्सेप्ट जो पढ़ने लगे हैं वो है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का। सो अच्छा, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि जब सेल डिवाइड होता है तो ये सेल जो होगा ये ऐसे हाफ हाफ हो जाता है। तो एक सेल ये बन गया और एक सेल ये बन गया। ठीक है, मतलब सेल जब डिवाइड होता है तो वो थोड़ा छोटा होता है, मतलब ऑब्वियसली अपने, मतलब वैसा नहीं होता जैसा उसका पेरेंट है। ठीक है, तो वो क्या करता है, मतलब थोड़ा उसे टाइम लगता है, फिर वो अपने ओरिजिनल साइज के अंदर आ जाता है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं कि ये है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ के नतीजे में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है और जो डॉटर सेल्स बने हैं वो सब सेम होते हैं। ठीक है, मतलब सेम है। अब हम जो पढ़ने लगे हैं डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो अब इसके डिवीजन के नतीजे में जो सेल बनेगा, फॉर एग्जांपल ये सेल बना है, ये अपने पेरेंट जैसा नहीं है। ठीक है, और ये क्यों ऐसा, इस सेल के ऊपर डिफरेंट किस्म के सिग्नल्स एक्ट करते हैं और ये उसको इस तरह बना देते हैं, क्योंकि इस सेल के पास ये स्टेम सेल, ये ऊपर वाला, इसके पास पोटेंशियल है कि इसने ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। ठीक है, इसके ऊपर स्पेसिफिक किस्म के सिग्नल्स एक्ट करेंगे और वो उसे बताएंगे कि उसने ये बनाना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, फिर ये आगे डिवाइड होगा तो ये आगे मजीद डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस किस्म के सेल्स बना देगा। ठीक है, तो दिस इज डिफ्रेंशिएशन। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ इस जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स के अंदर सेल ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन जो होती हैं वो साथ साथ चल रही होती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि, एक मिनट, पेन किधर है मेरा, कि जब बाकी सेल जो होगा, ये वाला सेल जो है ये जब डिवाइड होगा, ठीक है, इसके ऊपर जिस भी सिग्नल ने एक्ट किया है, ठीक है, ये क्या होगा, इसे बताया कि तुमने डिवाइड होके इस सेल में डिफरेंशिएट हो जाना है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास ये सेल है ना, प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम, ठीक है, इसने अपनी जो इसकी कॉलोनी है, जो इसने अपने आप को मेंटेन रखना है,
ये वाला जो सेल था ये तो डिवाइड होके दो स्पेशलाइज सेल्स बना दिए इसने, ये तो खत्म हो गया। लेकिन हमने इन सेल्स को, प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को खत्म नहीं होने देना, वरना हमारी बोन मैरो जो है वो काम करना ही छोड़ देगी, हमारे पास ब्लड सेल्स ही बनना छोड़ देंगे। तो क्या होता है कि जब ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल डिवाइड होता है ना, तो ये एक डिफरेंशिएटेड सेल बनाता है, ठीक है, और एक ये अपनी ही पॉपुलेशन को रिप्लेनिश कर देता है, ठीक है। मतलब इससे जो सेल बनेगा वो एक डिफरेंशिएटेड होगा और दूसरा जो होगा वो उसकी वापस उसी की जगह पे चला जाएगा, उसी की कॉलोनी को मतलब मेंटेन करेगा, ठीक है। तो अब हम जरा इसे रिमूव कर दें। समझ आ रहा है बच्चों? किसी को कोई मसला हो वो पूछ सकता है। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे। प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है वो डिफरेंशिएट होता जाता है, ठीक है, और आगे बढ़ता जाता है। अब ये डिफरेंशिएट होने के बाद जो अब हमारे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, ठीक है, ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होते हैं ना ये सारे, ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ये होते हैं कमिटेड स्टेम सेल्स, ठीक है। व्हाट इज कमिटेड स्टेम सेल्स? कि इसने एक कमिटमेंट कर ली है कि मैं जो हूँ आगे जाके ना वो वाला स्पेशलाइज्ड किस्म का सेल बनूंगा, ठीक है। जैसा कि अब आप देख सकते हो कि जो प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है वो एरिथ्रोसाइट भी बना सकता है, ग्रेन्युलोसाइट, मेगाकैरियोसाइट्स, टी बी लिम्फोसाइट सब बना सकता है, ठीक है। लेकिन जो अब ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन है, ठीक है, ये आगे जाके सिर्फ एरिथ्रोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स और प्लेटलेट्स बना सकता है, ठीक है। अब अगर हम इससे आगे देखें ये वाला सेल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट, ठीक है, ये सिर्फ एरिथ्रोसाइट्स बना सकता है। मतलब कि जैसे होते जा रहे हैं, ये डिफरेंशिएट होते जा रहे हैं, ठीक है, और कमिट होते जा रहे हैं अपनी एक स्पेसिफिक किस्म की मंजिल की तरफ कि हमने एंड पे जाके वो चीज बनानी है, ठीक है। तो अब जो है हम कहाँ पे थे? हाँ जी, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स को हम कॉलोनी फॉर्मिंग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अगर हम एक कल्चर के ऊपर एक अगर कल्चर के ऊपर मैं एक सेल को रख दूं, एक मिनट, हाइलाइटर पेन, हाँ, अगर मैं इस सेल को एक कल्चर के ऊपर रखती हूँ तो ऑब्वियसली ये सेल क्या होगा, इससे दो सेल बनेंगे, ठीक है, फर्दर, ठीक है। आप बीच में जो होंगी काफी सारी इनके बीच में स्टेजेस आती हैं, ठीक है, ताकि ये डिफरेंशिएट होते जाते हैं, डिवाइड भी होते हैं, डिफरेंशिएट भी होते जाते हैं, डिवाइड होते हैं, डिफरेंशिएट होते जाते हैं, ठीक है। एट द एंड रिजल्ट जब तक कि वो एरिथ्रोसाइट नहीं बन जाता, ठीक है। तो क्या है कि जब मैंने इस सेल को रखा कल्चर के ऊपर, इस सेल को, तो ये सिर्फ एक था, लेकिन जब मैंने बाद में उसे उठाया तो क्योंकि मल्टीपल डिवीजन्स हुई बीच के अंदर, तो क्या हुआ, एरिथ्रोसाइट्स मुझे कल्चर के ऊपर बहुत सारे मिले, मतलब एरिथ्रोसाइट्स की मुझे कॉलोनी मिल गई। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, इन्हें हम इसलिए कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसकी ये वैसे जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स आपसे कोई लिखने को नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे आजकल यूएचएस का पैटर्न चल रहा है कि कुछ भी दे देते हैं, तो उसके लिए आप इसको समझ लो और याद करने की कोशिश कर लो अगर हो जाता है तो, इन केस कोई पूछ ही ना ले, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या था कि प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल था, वो डिवाइड होगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन के अंदर या लिम्फोइड स्टेम सेल के अंदर, ठीक है, या 1 या 2, ठीक है, या ये बनेगा या ये बनेगा। अब ये वाला जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन, ये एरिथ्रोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट और मेगाकैरियोसाइट्स तीन चीजें बना सकता है, ठीक है। अब उससे आगे होंगे उसके स्पेसिफिक सेल्स, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट, ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट, ठीक है। अब ब्लास्ट जो है वो एरिथ्रोसाइट्स बनाता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट बनाएगा, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट्स प्लेटलेट्स बना देगा, ठीक है। और ये जो लिम्फोइड स्टेम सेल था वो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स बनाएगा, ठीक है। सो अच्छा, अब हम चलते हैं जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स की तरफ। ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स बताएं तो आपने ये वाली जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स में आपने ये वाली लिखनी है, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि आप जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स बताएं तो वो मैं अब आपको आगे पढ़ाती हूँ कि आपने वो लिखनी है, ठीक है। यहीं से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास जो था एक स्पेसिफिक स्टिमुलस ने इस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के ऊपर एक्ट किया और इसे बताया कि वो स्पेसिफिक था कि उसने एरिथ्रोसाइट्स बनवाने हैं, ठीक है, यानी कि जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स करनी है। तो उसने इसको बताया तो ये वाली ये लीनिएज चल पड़ी, ठीक है। अब हम एरिथ्रोसाइट्स बनाना चाह रहे हैं और हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है।
अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट नहीं हो जाता कि क्लूनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट फौरन ही एरिथ्रोसाइट बना देगा, बीच में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, ठीक है। वो स्टेजेस अब हम पढ़ने लगे हैं कि वो क्या स्टेजेस हैं, ठीक है। तो किसी को कोई मसला हो वो बीच में पूछ सकता है। चलें, अब हमारे पास ये जो है जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी हर चीज आपने पढ़ के जानी है, रट के जानी है, मतलब ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अब हम इसको पढ़ते हैं। ये आपको ना बनाने को आती है, जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये आपने जो है ना, ये जो रिटर्न में लिखा हुआ है आप इतना भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो मतलब अच्छा बना दे तो वो डायग्राम बेशक उसे याद होती है तो बेशक डायग्राम बना दे, ठीक है। तो जेनेसिस ऑफ रेड का दूसरा नाम है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा आ जाता है एरिथ्रोपोइसिस बताएं, जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स बताएं, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल बताएं, ठीक है। तो पहला सेल जो हमारे पास बनता है जेनेसिस ऑफ रेड, ये आपका एमसीक्यू है कि रेड ब्लड सेल स्टेज के अंदर एरिथ्रोपोइसिस के अंदर जो पहला सेल बनेगा उसका क्या नाम है, उसका नाम होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अब हम पहले देखते हैं इस एरिथ्रोसाइट को। ये जो एरिथ्रोसाइट होता है ना, हमें पता है कि रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और उसके अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं होते, यानी कि उसका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उसके अंदर गोल्जी अपरेटस नहीं होता, ठीक है, और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना वो भरा हुआ होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन उसके अंदर फुल होता है। अब ये जो एरिथ्रोसाइट है ना, इसको हम, इसका बिल्कुल अपोजिट है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। जो हमारे पास हमेशा जो ब्लास्ट स्टेज होती है ना, इससे आप अंदाजा लगाया करें कि जो शुरू वाली स्टेज है कोई, ठीक है। प्रो और ब्लास्ट ये बिल्कुल शुरू वाली स्टेज को इंडिकेट करते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो एरिथ्रोसाइट से बिल्कुल अपोजिट होगा, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा और उसके अंदर ऑर्गेनेलिस भी होंगे और उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी सेल ने कोई भी प्रोटीन, ये एक सेल है ना, ठीक है, तो किसी भी सेल ने कोई प्रोटीन अगर बनानी होती है तो उसे क्या होता है कि ये सेल है, इसके अंदर होता है इसका न्यूक्लियस, और ये पड़ा होता है इसका डीएनए, ठीक है। तो क्या होता है, कोई सेल ने कोई भी प्रोटीन बनानी है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो डीएनए पे जीन्स होते हैं कुछ, वो एक्टिवेट होंगे, ठीक है। वो जीन्स एक्टिवेट होंगे और क्या, एमआरएनए बन के बाहर आएगा, ठीक है, एमआरएनए। इसको मैंने ना, इसे मैंने ब्लू में करना चाहिए था, एक मिनट, माइक म्यूट कर दें। सो दिस वाज द, पेन क्यों नहीं, हाँ, दिस वाज द सेल, और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसका है डीएनए, ठीक है। इस सेल ने अब प्रोटीन बनानी है, ठीक है, ये एक्टिवेट हो, मतलब इसके जीन्स जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे और क्या कराएंगे, एमआरएनए भेज देंगे, ठीक है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये जो एमआरएनए है ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है प्रोटीन्स बना देता है, ठीक है, प्रोटीन्स बनाएगा, उसे हम कहते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन्स बनने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है। तो एट द एंड एरिथ्रोसाइट भरा पड़ा है हीमोग्लोबिन से, प्रोटीन से, तो मतलब शुरू में जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है उसके पास न्यूक्लियस इसीलिए है क्योंकि उसने हीमोग्लोबिन को बनाना है, वरना एरिथ्रोसाइट के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो उसको क्या जरूरत थी, वो पहले अपना न्यूक्लियस था, इसीलिए है क्योंकि उसने हीमोग्लोबिन को बनाना है, ठीक है। हिम प्रोटीन है, उसको बनने के लिए ये सारे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अब शुरू में क्या है, पहला प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है, ठीक है। अब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर सिग्नल्स ने एक्ट किया और उसको बोला कि जीन्स एक्टिवेट करो अपने, और क्या है कि अपना हीमोग्लोबिन बनाने के लिए एमआरएनए तैयार करो, ठीक है। अब क्या है, हमने पढ़ा हुआ है हिस्टोलॉजी के अंदर, इतना तो पता ही है कि जो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ये सेल को ब्लू कलर देता है, ठीक है, बेजोफिल देता है, ठीक है।
तो अब हमारे सेल में, ठीक है, जीन्स एक्टिवेट हुए पड़े हैं, mRNA बन के हमारे साइटोप्लाज्म में आया हुआ है। सेल क्या है, सारा ब्लू कलर का है, ठीक है, मोस्टली इसके अंदर ब्लू है। एक तो न्यूक्लियस उसका अपना ब्लू है और साइटोप्लाज्म में भी mRNA ऐसे भरा पड़ा है, ठीक है। तो क्या है कि ये ब्लू कलर है, तो इसे हम कहेंगे बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें से जो कुछ mRNA है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा हीमोग्लोबिन के अंदर, यानी कि mRNA से प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगे, ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। सारा mRNA अभी नहीं कन्वर्ट हुआ, कुछ mRNA ने ये हीमोग्लोबिन बना दी है और कुछ ने अभी नहीं बनाई, ठीक है। तो mRNA भी पड़ा है और बीच में हीमोग्लोबिन भी बन गई। हीमोग्लोबिन रेड कलर की होती है, ठीक है। तो अब इस सेल के अंदर क्या है, दो कलर्स हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। पोली का मतलब होता है मल्टीपल और क्रोमैट का मतलब होता है कलर। तो जाहिर सी बात है, अभी ये जो ये वाला सेल है इसके अंदर दो कलर्स हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ये पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट है, ठीक है। इन द एंड रिजल्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस, अच्छा ये बात मैं आपको बता दूं कि ऊपर से नीचे जब आते हैं ना हम जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स में, तो जो न्यूक्लियस है और सेल का साइज ये छोटे होते जाते हैं। न्यूक्लियस ने तो बिल्कुल ही कंडेंस होकर खत्म हो जाना, ठीक है, और सेल का साइज भी ऊपर से नीचे छोटा होता जाता है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है, अब इस स्टेज के ऊपर जो न्यूक्लियस है वो भी बहुत, यहाँ पे न्यू सेल बनाते हैं, हाँ, न्यूक्लियस भी बहुत छोटा हो चुका है, ठीक है। और सारी हमारे पास तकरीबन mRNA जो भी है वो भी हमारी HP में कन्वर्ट हो गया तकरीबन तकरीबन, ठीक है। तो इसने रेड कलर को हम क्या कहते हैं कि इयोसिनोफिल कलर कहते हैं, ठीक है। तो इयोसिनोफिल को हम रेड कलर को ऑर्थोक्रोमैट भी कहते हैं, ऑर्थो भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसका नाम है ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपके गाइडन में नहीं दिया हुआ, ये सारा आपको सिर्फ गाइडन में बताया हुआ है कि क्या बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट है, ऑर्थोक्रोमैटिक, या ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये नाम याद करने में आसानी हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट बने, ठीक है। ओके, अब अगला है हमारे पास रेटिक्यूलोसाइट, ठीक है। रेटिक्यूलोसाइट के अंदर क्या होता है कि ये जो सारा न्यूक्लियस है सेल के अंदर, जितना भी न्यूक्लियस ऑलरेडी कंडेंस हो चुका है, या तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, या वो अपना न्यूक्लियस सेल से बाहर निकाल देता है रेटिक्यूलोसाइट, ठीक है। तो रेटिक्यूलोसाइट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, थोड़े थोड़े, अच्छा ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं न्यूक्लियस भी कंडेंस हो रहा है, सेल का साइज भी शॉर्ट हो रहा है, और क्या होती है ऑर्गेनेलीज भी खत्म हो रही होती है। तो रेटिकुलोसाइट के अंदर ऑर्गेनेलीज के कुछ रेमनेंट्स होते हैं, अभी ऑर्गेनेलीज के रेमनेंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज कि जो ये है हमारा बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो के अंदर यहाँ पे ये ऐसे ऐसे हमारे जो हैं वो स्टेम सेल्स पड़े हैं और सारे ये वाले सेल्स पड़े हैं, और क्या है कि ये एरिथ्रोपोइसिस यानी कि जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल हो रही है, ठीक है। बोन मैरो के अंदर ये जारी होती हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये जो रेटिक्यूलोसाइट बना है ये ब्लड कैपिलरीज ऑफ बोन मैरो के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोन मैरो की ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर हो गया, और ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू एंटर होता है जिसे हम कहते हैं डायापिडिसिस, ठीक है। ये आपसे बहुत पूछते हैं डायापिडिसिस, ठीक है। तो डायाबिटीज के थ्रू ये सर्कुलेशन में एंटर होगा, तो फिर कुछ ही दिन ये बोन मैरो की सर्कुलेशन में रहता है, फिर ये हमारी जो जनरल बॉडी की सर्कुलेशन है, क्योंकि सारे सर्कुलेशन कंटिन्यूअस है ना, फिर वो उधर चला जाता है, ठीक है। रेटिक्यूलोसाइट तक, रेटिक्यूलोसाइट से बनने से पहले तक ये सेल्स जो हैं ये डिवीजन के थ्रू आते हैं, लेकिन जब रेटिक्यूलोसाइट बन जाता है ना तो वो आगे डिवाइड नहीं होता, वो सिर्फ मैच्योर होके थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, मतलब कुछ दिन लगा लेता है, 2-3 दिन, उसके बाद हम कहते हैं कि अभी मैच्योर हो गया। तो सिर्फ मैच्योरेशन के थ्रू वो मैच्योर एरिथ्रोसाइट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मिटा देते हैं सारे को। इसमें एक और चीज है कि सारे जितने भी रेटिक्यूलोसाइट्स हैं वो सिर्फ बोन मैरो की सर्कुलेशन के अंदर नहीं फिरते रहेंगे, उनमें से कुछ जो होती है हमारी जनरल सर्कुलेशन में भी एंटर होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हमारी जनरल सर्कुलेशन के अंदर भी रेटिक्यूलोसाइट्स का लेवल होता है, लेकिन वो है नॉर्मली स्लाइटली लेस देन 1%, ठीक है, लेस देन 1% होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये आती होती है एमसीक्यूज वगैरह के अंदर, ठीक है। और आगे हमें डिजीजेस पढ़ने में भी ये काफी हेल्प करेगी, ठीक हो गया। सो अब हम चलते हैं रेगुलेशन, ठीक है। इसके लिए ना मैं अभी आपको एक और पीडीएफ शेयर करती हूँ,
और उसमें मैंने अपनी हैंड में डायग्राम्स रखी हुई हैं, वहां से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अब ये रेगुलेशन हो रही है। सो जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, ये नजर आ रहा है सबको? कोई मुझे काइंडली मैसेज करके बता दे कि स्लाइड शेयर हो गई है। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा पीडीएफ नजर आ रहा है? कोई मुझे बता दे। ओके, तो हमारे पास क्या था, ये जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स की पिक्चर मैंने एक हैंडमेड भी ऐड की हुई है, कोई यहाँ से पढ़ना चाहे तो वो यहाँ से कर ले, ठीक है, ये वाली। अब क्या है कि हमारे पास जो है प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल था, मैं आपको बता रही थी कि इसके ऊपर एक स्पेसिफिक स्टिमुलस एक्ट करेगा और वो इसे यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ जाएगा। अब वो स्टिमुलस क्या है? वो है हमारा एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, वो हमारा एक हार्मोन है जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। भाई ये क्यों हेलो बता जाता है? ये मैंने आपके एमसीक्यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं कि फर्स्ट सेल आइडेंटिफाइड बिलोंगिंग टू द आरबीसी सीरीज, ठीक है, ये आपका एमसीक्यू है। हाँ, ये वाला है एचबी फर्स्ट अपेयर्स इन पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, यही मैंने आपको बताया था ना कि ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है, एमआरएनए से हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। बच्चे आवाज आ रही है सबको? बेटा कैन यू हेयर मी? हेलो। ओके बच्चे आप अपना नेट सही करो फिर, आवाज तो आ रही है बच्चों को। अच्छा, एचबी जो है वो फर्स्ट अपेयर होती है पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम एरिथ्रोपोइटिन पढ़ रहे थे, बीच में रुक गए। साइड्स ऑफ, अच्छा ये मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ।